हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा आज अपन वेक्टर्स में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जिसमें यूनिट वेक्टर की बातें करेंगे, वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, उसके एंगल की बात करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें उसकी बातें करेंगे। ये आज का जो लेक्चर है इसके क्वेश्चंस प्रीवियस लेक्चर पे डिपेंडेंट है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखा है या उसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप पहले उसको ढंग से क्लियर आउट करो, उस वीडियो को दोबारा देखो, उसके बाद आप इस वीडियो को स्टार्ट करोगे। अब इस वीडियो पे आते हैं। जब भी मैं इस वीडियो में कोई क्वेश्चन लिखूंगा आप उसी समय क्या करेंगे, सबको पता है, उसी समय अपन सब पॉज करेंगे, उसको खुद से ट्राई करेंगे। उसके बाद जब वीडियो को रीस्टार्ट करेंगे तो आप चेक करेंगे कि आपका आंसर सही था या गलत था। अगर सही था तो वेरी गुड, और अगर गलत था तो आप अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करेंगे, है ना, और उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में रिपीट नहीं करेंगे। तो हर बार नए क्वेश्चन पे पॉज करना है और पहले खुद से ट्राई करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चंस से, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड करो यूनिट वेक्टर। तो ये बहुत इजी है। जैसे एग्जांपल इसके कुछ पार्ट्स दे देता हूं मैं। 6i कैप प्लस 8j कैप, और एक है मान लो माइनस का 3i कैप प्लस 4j कैप। ये दो वेक्टर्स हैं। मैंने आपको बोला कि इनका यूनिट वेक्टर फाइंड करो। यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला होता है a कैप a वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। इस फॉर्मूले से मैं इन्हें सॉल्व करने वाला हूं, तो आप अभी वीडियो पॉज करो और इसे खुद से जरूर ट्राई करो। ठीक है, देखो भाई अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो वेक्टर है उसको a वेक्टर सिंबल देंगे और क्या निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। दोनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर करो और ऐड कर दो। दोनों स्केलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर करो और ऐड कर दो, तो मैग्नीट्यूड आ गया रूट के अंदर 100 विच इज 10। ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर यूनिट वेक्टर? a कैप इज इक्वल्स टू a वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। 6i कैप 8j कैप डिवाइडेड बाय 10। अब आप इस 10 को अलग अलग करके लिख दो, तो a कैप क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/5 i कैप एंड 4/5 j कैप। ठीक है, अब अगर इनकेस आपसे कोई पूछे कि इस यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स बताओ, तो वो है 3/5 और 4/5। ये दो के स्केलर कंपोनेंट्स हैं, यानी कि ये है कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस और ये है कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, कभी भी आंसर वेरीफाई करना हो कि यार ये यूनिट वेक्टर है या नहीं, तो आप क्या करो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, वो आना चाहिए 1। देखो निकालेंगे, एक बार एक पार्ट वेरीफाई करते हैं, है ना। अपने से पूछा नहीं है, बस अपन अपने सेटिस्फैक्शन के लिए इसको वेरीफाई कर रहे हैं। स्क्वायर करो 9/25, स्क्वायर करके ऐड करो, ये आ गया 25 डिवाइड बाय 25, आंसर आ गया 1। आ गया मैग्नीट्यूड 1। इसका मतलब अपना आंसर 100% करेक्ट है। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। पॉज करना है पहले और खुद से ट्राई करना है। सेकेंड पार्ट में मैं एक नया सिंबल दे देता हूं, जैसे बी वेक्टर। ठीक है, सिंबल्स आप कुछ भी दे सकते हो, सिंबल का कोई लॉजिक नहीं होता है। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। पहले स्केलर कंपोनेंट और दूसरा स्केलर कंपोनेंट दोनों का स्क्वायर करके उन्हें ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 9 + 16 रूट में 25, वैल्यू आ गई 5। बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया, आपके पास वेक्टर आ गया, तो अब आप बी कैप कैसे निकालोगे, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। नाउ व्हाट इज बी वेक्टर? -3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर विच इज 5। अब इस 5 का क्या करें, इसको अपन अलग अलग सेपरेट करके लिख देंगे। ये इसका स्टैंडर्ड तरीका है रिप्रेजेंट करने का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई कैप? I cap represents the direction along x axis
जे कैप रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, हो गया, इजी है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट वेक्टर निकालना सीख लिया। अब एक काम करते हैं, अब सीखते हैं अपन फाइंड द एंगल ऑफ वेक्टर। क्वेश्चन लिखो, मैं बोल रहा हूं, फाइंड द एंगल ऑफ गिवन वेक्टर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। फाइंड द एंगल ऑफ गिवन वेक्टर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपको गिवन वेक्टर का क्या करना है? एंगल फाइंड करना है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, क्लियर यहां तक? अच्छा, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको भी अपन अलग अलग केसेस में डिस्कस करते हैं, है ना। फाइंड द एंगल ऑफ गिवन वेक्टर, बस इतना सा लिखते हैं, है ना। फर्स्ट पार्ट पे आओ। फर्स्ट पार्ट जैसे है, मान लो -3i कैप -4j कैप। ठीक है, इस वेक्टर का एंगल निकालना है। किसके साथ निकालना है? ये पहला पार्ट है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हर बार अपन एक्सिस को बदलते जाएंगे, तो अलग अलग लॉजिक भी आप सीख लोगे एंगल निकालने के। तो एक बार पहले ग्राफ बनाए, एक रफ ग्राफ बनाते हैं। देखो, रफ ग्राफ में क्या करेंगे अपन? 2 एक्सिस बनाएंगे। वर्टिकल एक्सिस इज y, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज x। ये अपन ने एक ग्राफ बना लिया। ठीक है, दोनों एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ये y है, ये x है, ये क्या है? x डैश, और ये क्या है? y डैश। ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है? एंगल निकालना है इस वेक्टर का। तो जरा इस वेक्टर पे फोकस करो आप। इसमें जो i कैप का कोएफिशिएंट है वो क्या है? -3, यानी कि स्केलर कंपोनेंट, और j कैप का -4, यानी कि x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो यार -3 यहां कहीं आएगा, यहां पे कहीं आएगा -3, और -4 यहां पे कहीं आएगा। ये -3 है, ये -4 है। इसका मतलब जो मेरा वेक्टर है वो यहां कहीं जाके बनेगा, यहां कहीं मेरा वेक्टर लाई करेगा। ठीक है, -3 और -4 के पॉइंट के नीचे लाई करेगा। तो ये मैं पॉइंट ले लेता हूं A, और इस वेक्टर को ले लेता हूं मैं A वेक्टर। तो ये जो मेरा A वेक्टर है ये क्या है? ये है -3i कैप -4j कैप। अब मुझे बोला गया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल बताओ। तो मैं एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं। ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा भाई। ठीक है, यहां से ये पॉइंट है A, ये पॉइंट में लेता हूं B, इस एंगल को मैं ले लेता हूं थीटा। तो यार ये वाली जो हाइट है ये मेरी कितनी है? ये है 4, और ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है? ये है मेरी 3। क्लियर? ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट पे x क्या है? -3, इस पॉइंट पे y क्या है? -4। अब आप नेगेटिव पे दिमाग मत लगाओ, नेगेटिव तो इसलिए लिखा है क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस है। डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है 3 यूनिट्स, ये डिस्टेंस कितना है? 4 यूनिट्स। तो क्या इस हिसाब से थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो? बहुत इजी है यार, निकाल सकते हैं। इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB, अगर इस ट्राइंगल में मैंने बोला tan थीटा, तो आप बोलोगे भाई tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 4/3। और जब भी 4 ऊपर आता है 3 नीचे आता है, तो ऐसी सिचुएशन में थीटा की वैल्यू होती है 53 डिग्री। क्या होती है? 53 डिग्री। 3, 4, 5 का तो बड़ा ही स्पेशल ट्राइंगल होता है, ठीक है ना। 3, 4 और 5 इज द हाइपोटेन्यूज, सबको पता है। तो थीटा आ गया। क्या थीटा आपका आंसर करेक्ट है? ये आपका गिवन जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है? पहुंच गए क्या आप आंसर तक? नहीं। रीजन, क्योंकि ये जो थीटा है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ नहीं बना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसके साथ जो एंगल है वो तो 180 के बाद थीटा और ऐड करो तब आएगा, ठीक है। यानी कि 180 में ये थीटा ऐड करो तब आएगा पूरा एंगल। तो अब आप यहां लिख दो एंगल
विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या होगा 180 प्लस थीटा, दैट इज 180 प्लस 53। ठीक है, तो ये हो गया भाई 3 3 और ये 2। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना 233 डिग्री। क्लियर, आ गया समझ में। अच्छा, इनकेस आपसे पूछ लेते कि यार इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बताओ, तो आप क्या बोलोगे? मैग्नीट्यूड तो बहुत इजी है, -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 प्लस 16 √25। तो मैग्नीट्यूड क्या आ गया? मैग्नीट्यूड आ गया 5। इजी है। ये जो वेक्टर की लेंथ है ये कितनी आ गई? 5। एक तरीके से इस राइट ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो ही इस वेक्टर का क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो फिलहाल अपने से मैग्नीट्यूड नहीं पूछा गया है, अपने से पूछा गया है सिर्फ एंगल, जो अपन ने बहुत इजीली फाइंड कर लिया। तो पॉज करें और खुद से एक बार जरूर ट्राई करें। देखो, एक पार्ट और करें इसका। ये वेक्टर गिवन है, क्या करना है? एंगल निकालना है। किसके साथ निकालना है? नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ। तो पहले एक बार एक्सिस बनाते हैं। ये आपके दो एक्सिस बन गए, ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई। ठीक है। अच्छा, जो ये आपका वेक्टर है इसमें देखो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट नेगेटिव है और वाई एक्सिस का कंपोनेंट पॉजिटिव है। एक्स है -3 और वाई है प्लस का 4, तो अप्रोक्सीमेटली -3 यहां कहीं होता है और +4 यहां कहीं होता है। तो ये पॉइंट हो गया आपका, ओरिजिन से लेकर यहां तक आपका ये वेक्टर बनने वाला है। ये इतना बड़ा वेक्टर है, ये पॉइंट आपका बी मान लो आप, और ये आपका बी वेक्टर है। ठीक है भाई, ये आपका क्या है? बी वेक्टर है। अब आपसे बोला गया है नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ इसका एंगल बताओ, यानी कि इतना बड़ा एंगल बताओ। ये इतना बड़ा एंगल क्या होगा ये निकाल दो। ठीक है, तो क्या करें अब ऐसे केस में? क्या करें भाई? देखो, इसको करने के लिए ये भी इजी है यार। मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे बी से ए के सामने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं। बी से सामने क्या ड्रॉप कर देता हूं? परपेंडिकुलर। तो ये जो ट्राइंगल है मेरा, ये छोटा सा ट्राइंगल OBC, इस ट्राइंगल में ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये पार्ट, इसकी लेंथ कितनी है? 3, और ये वाला जो पार्ट है इसकी लेंथ कितनी है? 4, क्योंकि सी पॉइंट पे मेरा जो कोऑर्डिनेट है y का वो 4 है। सी पॉइंट पे y का कोऑर्डिनेट क्या है? 4 है। क्लियर यहां तक? ये 4 है और ये 3 है। तो ये मैं इस छोटे से एंगल को क्या मान लेता हूं? थीटा। इस छोटे से एंगल को क्या मान लेता हूं? थीटा। तो अब भाई इन ट्राइंगल OBC, इस ट्राइंगल में ये ट्राइंगल ऐसा कुछ बन रहा है। ये एंगल थीटा है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। तो अगर मैंने आपको बोला भाई tan थीटा लगाओ, तो आप बोलोगे थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाली लाइन होती है बेस। तो tan थीटा हुआ 3/4, इस हिसाब से थीटा हो गया 37 डिग्री। थीटा क्या हो गया? 37 डिग्री। अब ये क्या आपका करेक्ट आंसर है क्या? नहीं, अभी आपको पूछा गया उस पर दिमाग लगाओ। फाइंड करना है एंगल विद नेगेटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव वाई एक्सिस तो नीचे होता है, तो नीचे से पूरा एंगल घूम के आएगा। तो अब आप यहां लिखो एंगल विथ नेगेटिव वाई एक्सिस, एंगल विथ नेगेटिव वाई एक्सिस विल बी 180 प्लस थीटा। ये पूरा एक आधा चक्कर काटा तो यहां पे आए, यहां तक 180 हो चुका है और उसमें फिर थीटा भी जोड़ दिया। क्लियर, यहां तक आपका 180 हो चुका है। क्लियर, अब आपने उसमें आगे वाला थीटा का हिस्सा भी जोड़ दिया, तो ये हो गया 180 और प्लस करके 37, तो ये कितना आ गया? 217 डिग्री। क्लियर, इजी है बहुत। अब क्या करेंगे? एक पार्ट और करते हैं। देखो इजी है, सी वेक्टर लेते हैं। वेक्टर है मान लो आपका, अज्यूम करते हैं 4i कैप और माइनस का 3j कैप। ठीक है, 4i और माइनस का 3j कैप। एंगल निकालना है विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस, एंगल निकालना है विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या करोगे अब भाई सब? अब आप सब पहले पॉज करोगे और खुद से जरूर ट्राई करोगे, है ना। एंगल निकालना इज वेरी इजी, बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे भाई? सबसे पहले दोनों एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, ये दोनों एक्सिस बन गए। अब x की वैल्यू 4 यहां कहीं होती है, y की वैल्यू -3 यहां पे कहीं होती है। तो 4, -3 यहां पे पॉइंट आएगा। तो ओरिजिन से ज्वाइन करके ये आपका C पॉइंट तक क्या बन गया? ये वेक्टर बन गया। अब आपको बोला गया है जो नेगेटिव x एक्सिस है
उसके साथ का एंगल बताओ। नेगेटिव एक्स एक्सिस ये होता है, इसके साथ का क्या बताओ, ये एंगल बताओ। तो एक काम करते हैं, इस वाले एंगल को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, और यहां से इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर। अब जो ये लेंथ है आपकी, ये लेंथ कितनी है 3, और ये लेंथ कितनी है 4, ये लेंथ है 4 और ये लेंथ है कितनी 3। तो अब आप इस ट्राइंगल में क्या लगाओगे, फिर से tan थीटा। तो यार इजी तो है, ओ सी यहां ले लो बी, इन ट्राइंगल ओ सी बी, इस ट्राइंगल में आप tan थीटा लगा दो। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस हिसाब से थीटा क्या हुआ, वही हमेशा की तरह 37 डिग्री। अब थीटा इज द करेक्ट आंसर। थीटा आपका रिक्वायर्ड एंगल है क्या, नहीं, रिक्वायर्ड एंगल आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस से मेजर करना है। तो एंगल विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल होगा, आई थिंक ये पूरा आधा चक्कर काटते तो यहां तक पहुंचते तो ये आता 180, ये पूरा इतना बड़ा राउंड, ये यहां तक पूरा कितना होता 180। तो अब आप 180 में से कितना हिस्सा माइनस कर रहे हो, थीटा। तो 180 माइनस थीटा दैट इज 180 माइनस 37। 180 में से 30 गया तो 157 और गया तो 143। 143 इज द रिक्वायर्ड एंगल। आ गया समझ में, इजी है बहुत। तो अब क्या करना है, फिर से हर बार पॉज करना है, पहले खुद से ट्राई करना है, कोई भी मिस्टेक आ गई तो फिर आपको उसे करेक्ट करना है। ठीक है भाई, आगे बढ़े, हो गई इसकी प्रैक्टिस, एंगल निकालना सबने सीख लिया। क्वेश्चन लिखो भाई सब, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, या बल्कि फाइंड अ वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड, फाइंड अ वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर। फाइंड अ वेक्टर with magnitude equal to b vector and parallel to resultant of a vector and b vector, parallel to resultant of a vector and b vector। ठीक है, दोनों तरफ कैपिटल बी है। वेयर ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप, और बी वेक्टर क्या है, माइनस का 8 आई कैप प्लस का 6 जे कैप। मान लो आपके ये दो वेक्टर्स हैं, एक है ए वेक्टर, एक है बी वेक्टर। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका रिजल्टेंट निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, इनका रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, तो अब ये कोई जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं, इसमें ग्राफ की कोई नीड नहीं है, मैं रैंडमली वेक्टर्स अज्यूम कर सकता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे ये दो वेक्टर्स ले लिए, ये मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करके इसका रिजल्टेंट निकाल लूंगा। ये मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट करके क्या करा, रिजल्टेंट निकाल दिया, विच इज द डायगोनल वेक्टर। तो मैं इसको क्या नाम दे दूंगा, इसको मैं नाम दे दूंगा आर वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर बी द रिजल्टेंट यानी कि डायगोनल वेक्टर। तो इस हिसाब से आर वेक्टर का फॉर्मूला क्या हुआ, आर वेक्टर का फॉर्मूला हुआ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल। आर वेक्टर का फॉर्मूला क्या हुआ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल। करो ए और बी को जरा ऐड करो, तो उस हिसाब से मेरा आर वेक्टर क्या निकलता है, 3 माइनस 8 माइनस का 5 आई कैप माइनस 4 प्लस 6 प्लस का 2 जे कैप। ये मेरा आर वेक्टर है, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड करो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के इक्वल हो। तो जरा बी वेक्टर का अपन वो निकालते हैं, क्या, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दैट इज बी इज इक्वल्स टू माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 36 रूट में 100 यानी कि 10। क्या आएगा भाई मेरे बी का मैग्नीट्यूड, ये मेरे बी का मैग्नीट्यूड आ गया 10। क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं, फाइंड करो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के बराबर हो और वो साथ में पैरेलल हो, किसके, रिजल्टेंट वेक्टर के, इस रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल हो। तो एक काम करते हैं, पहले इस रिजल्टेंट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ये आएगा माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 25
प्लस 4 विच इज इक्वल टू √29। ये मेरे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। क्वेश्चन में बोला गया है एक ऐसा वेक्टर निकालो जो रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल हो। लेट सी वेक्टर इज पैरेलल टू रिजल्टेंट वेक्टर वेयर magnitude of C vector is equals to magnitude of B vector which is equal to 10। C वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो R वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल है। यही तो लिखा है, पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर, पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ A एंड B, यानी कि R वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ A एंड B। तो आपको ऐसा वेक्टर निकालना है जो इस R वेक्टर के पैरेलल हो और उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर हो, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो। अब यार जब भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं इसका मतलब होता है कि दोनों के यूनिट वेक्टर इक्वल हैं। जब भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो इसका मतलब है कि दोनों के यूनिट वेक्टर इक्वल हैं। तो अब आप यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगा दो, सी कैप। क्या होगा भाई सी कैप का मतलब? सी कैप का मतलब सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी। आर कैप का मतलब आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। कितनी चीजें हैं यहाँ? चार चीजें। चार में से मुझे कितनी पता है? देखो, सी वेक्टर नहीं पता, मुझे फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ सी ये मुझे पता है 10। आर वेक्टर ये रहा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर ये भी मुझे पता है। तो मैं इस सी को ऊपर ले जाऊंगा तो उस हिसाब से मेरा सी वेक्टर हुआ C अपॉन आर, आर वेक्टर। यही हुआ। तो मैं C की जगह क्या लिख दूंगा? 10 अपॉन में R की जगह में क्या लिख दूंगा? √29 और मल्टीप्लाई में R वेक्टर है विच इज माइनस का 5i प्लस का 2j। अब क्या करें? ये 10 बाय √29 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो C वेक्टर हो गया -50 √29 i कैप प्लस 20 √29 j कैप। ये मेरा क्या है? ये मेरा वो वेक्टर है जो रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल है। मतलब इस तरीके से जा रहा होगा, जैसे ये R वेक्टर है तो ऐसे कहीं जा रहा होगा ये मेरा C वेक्टर। क्या जा रहा होगा? ये C वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल है और जो इसका मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है? इसका मैग्नीट्यूड इस B वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। क्लियर? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कॉपी करो और प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छोटू मूविंग विथ वेलोसिटी मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर। किसके ऑपोजिट? डी वेक्टर के डायरेक्शन के ऑपोजिट। फाइंड करो वेलोसिटी वेक्टर। एक काम करें, अपन डी वेक्टर को ऐसे मान लेते हैं, इस तरफ जा रहा होगा डी वेक्टर। अब आपका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि एंटी पैरेलल है। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब एंटी पैरेलल। ठीक है, तो ये जो मेरा वेलोसिटी वेक्टर मुझे फाइंड करना है, मैंने उसको वी वेक्टर ले लिया। लेट सबसे पहले तो वी वेक्टर क्या है? वेलोसिटी वेक्टर, जिसका मुझे मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? 5। क्या दे रखा है भाई? मैग्नीट्यूड 5। अब क्वेश्चन क्या है कि जो वेलोसिटी है वो इस वेक्टर का ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। सिंस वी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब दे आर एंटी पैरेलल। तो जब भी दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं तो एक का यूनिट वेक्टर दूसरे के यूनिट वेक्टर के नेगेटिव के इक्वल होता है। ये माइनस साइन ही तो ये बता रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन है। क्लियर? अगर आप माइनस नहीं लगाओगे तो सिमिलर डायरेक्शन में पैरेलल हो गए तो क्वेश्चन का मतलब बदल जाएगा। ऑपोजिट वर्ड देने का मतलब आपको यहां माइनस लगाना है। तो वी कैप इज वी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, डी कैप इज डी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। अब वी वेक्टर तो आपको फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 5, डी वेक्टर आपको दे रखा है विच इज 3i कैप 4j कैप एंड 5k कैप। क्या इसका मैं मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं? 3 का स्क्वायर
4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर निकाल सकते हैं भाई, ऐसे मैग्नीट्यूड आ जाएगा। कितना आया ये ऐड करके आ रहा है 50। 50 क्या होता है 5√2। 50 क्या होता है 5√2। तो v वेक्टर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप अपॉन में 5√2। तो दोनों तरफ से 5 कैंसिल आउट हो गया। अब जो ये √2 डिनोमिनेटर है, मैं क्या करूंगा, इस डिनोमिनेटर को तीनों कंपोनेंट्स में अलग अलग लिख दूंगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड तरीका होता है एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। तीनों स्केलर कंपोनेंट्स को अलग अलग लिखो, एक साथ डिनोमिनेटर मत बनाओ। तो ये है छोटू की वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू। ठीक है, अब आपको अगर आपका आंसर वेरीफाई करना है तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और वो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, इजी है। तो पॉज करें और खुद से ट्राई करें। देखो, अब वेक्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ते हैं अपन, है ना। जैसे मान लो आपके पास यहां पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका ए, कोऑर्डिनेट्स है a, b, c। ठीक है, अब आपने क्या किया, ओरिजिन से इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया और ये आपका एक वेक्टर बन गया। इस ए पॉइंट को ज्वाइन करते हुए क्या बन गया, ये एक वेक्टर बन गया। तो ये ओ ए वेक्टर, ये ओ ए वेक्टर दैट इज ए वेक्टर, ये क्या है, ये आपके पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि ये ओरिजिन को ज्वाइन करके बना है। किसको ज्वाइन करके बना है, ओरिजिन को ज्वाइन करके बना है। तो जब भी आप कोई वेक्टर 3 डायमेंशंस में बनाते हो या 2 डायमेंशंस में बनाते हो, तो वो जो वेक्टर है वो हमेशा कोई ना कोई एंगल बनाता है एक्स, वाई और जेड के साथ। तो अपन यहां मानते हैं कि ये जो वेक्टर है ये एक्स के साथ ये एंगल बना रहा है, वाई के साथ ये एंगल बना रहा है और ये जेड के साथ का एंगल बना रहा है। एक्स के साथ जो एंगल है मान लेते हैं वो है अल्फा, वाई के साथ वाला एंगल है बीटा और जेड के साथ वाला एंगल है गामा। ये 3 एंगल्स हैं जो ये वेक्टर बना रहा है एक्स, वाई और जेड के साथ। समझ रहे हो, 3 डायमेंशनल प्लेन है। जैसे अभी आप जिस रूम में बैठे हो, सबके रूम्स किस शेप के होते हैं, क्यूबॉइड। 4 वॉल्स, फ्लोर और छत, 6 चीजें होती। तो जब आप रूम के एक कॉर्नर पे देखोगे तो आपको 3 लाइन जाती हुई दिखेगी, एक ऊपर जाएगी, एक आगे जाएगी, एक ऐसे जाएगी, ऐसी जाएगी, यूं दिखेगी, यूं ऊपर दिखेगी और यूं पीछे की तरफ जाती हुई दिखेगी। वो कॉर्नर आपको दिखेगा। तो उस कॉर्नर से आपने एक टेढ़ी लाइन खड़ी कर दी, है ना। उस कॉर्नर से क्या करा आपने, एक टेढ़ी लाइन खड़ी कर दी। तो वो जो टेढ़ी लाइन आपने खड़ी करी है वो ऐसा वेक्टर दिखाएगी। तो वो टेढ़ी लाइन तीनों वॉल्स के साथ कोई एंगल बना रही है ना, वो है अल्फा, बीटा, गामा। तो ये जो 3 एंगल्स हैं इनको बोला जाता है डायरेक्शन एंगल्स। क्या बोला जाता है, डायरेक्शन एंगल्स। तो डायरेक्शन एंगल्स कितने होते हैं, ये 3 होते हैं। इनको क्या बोलते हैं अपन, अल्फा, बीटा और गामा। और बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट है कि भाई हमेशा अल्फा एक्स के साथ बनेगा, बीटा वाई के साथ और गामा जेड के साथ। और अपन बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, पॉजिटिव एक्सिस की, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड, और किसी की बात नहीं हो रही अभी। अब एक और टर्म पढ़ते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, इनके सिंबल्स क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस के सिंबल होते हैं एल, एम और एन। इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, एल को बोला जाता है कॉस अल्फा, एम को बोला जाता है कॉस बीटा और एन को बोला जाता है कॉस गामा। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनका एक और फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा। अल्फा जो एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ है ना, तो इस वेक्टर का जो एक्स का कंपोनेंट है वो क्या है, ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये तीनों डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्मूले हैं। या तो अगर आपको अल्फा, बीटा, गामा एंगल्स पता है
तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा लगा दो। 30, 45, 60, मान लो ये 3 एंगल्स हैं, तो कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2। आ गए आपके पास तीनों डायरेक्शन कोसाइंस। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपके पास ये पॉइंट गिवन हो 2, 3, 4 और एंगल्स गिवन नहीं हो, तो क्या करोगे आप ऐसी सिचुएशन में? 2, 3, 4 में 2, 3 और 4 ऊपर लिख दो न्यूमरेटर्स में, और 2, 3, 4 से मैग्नीट्यूड निकाल लो। √2² + 3² + 4², मैग्नीट्यूड आ जाएगा, उससे क्या कर दो, इनको डिवाइड कर दो। ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट होता है, एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है इनके बीच में। तीनों डायरेक्शन कोसाइंस का जब आप स्क्वायर करके ऐड करते हो तो वो क्या आता है? 1 आता है। अब ये जो वैसे ये फॉर्मूला है ना, ये चीज ये इसी से डिराइव हुई है। जरा आप एक बार स्क्वायर करके ऐड करो, देखो a² + b² + c² और अपॉन में a² यानी कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यार √a² + b² + c² क्या होता है? √a² + b² + c² ये मैग्नीट्यूड ही तो होता है। अब रूट हटाओ और स्क्वायर कर दो तो ये a² अपॉन a² बन गया ना, तो 1 ही तो आ रहा है। यानी कि रिलेशन और कुछ नहीं है, इन तीनों से ही बनाया गया है ये। बस ये रिलेशन अपने काम कब आता है? जब आपको 3 में से 2 डायरेक्शन कोसाइंस गिवन होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अच्छा, एक पुरानी चीज रिवाइज कर रहा हूं आपको, डायरेक्शन रेशोज। डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं भाई? डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन रेशोज आर द स्केलर कंपोनेंट्स ABC, स्केलर कंपोनेंट्स। यहां जो ये आपका OA वेक्टर है, दैट इज जो आपका A वेक्टर है, इसके ये वेक्टर है AI कैप, BJ कैप, CK और इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज कैपिटल A, ये है √A² B² C²। ठीक है, तो अब आपने क्या करा? अब आपने सबसे पहली चीज पढ़ी डायरेक्शन एंगल्स, तीनों एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल्स। फिर आपने पढ़ा डायरेक्शन कोसाइंस LMN, जिनके आपने 2 फॉर्मूले पढ़े। फिर आपने उनमें पढ़ा रिलेशन, और फिर आपने पढ़े डायरेक्शन रेशोज, दैट इज स्केलर कंपोनेंट्स। डायरेक्शन रेशोज आर आल्सो नोन एज स्केलर कंपोनेंट्स। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। बस ये डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशोज, तीनों में देखो डिफरेंस समझ लो ढंग से। और तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डायरेक्शन कोसाइंस। तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, A by magnitude of A, B by magnitude of A एंड C by magnitude of A। ये है मैग्नीट्यूड। तीनों कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके जोड़ दो, रूट लगा दो, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्लियर? आ गया समझ में? बहुत इजी है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं इसमें कि जरा आप इस कैपिटल A को ऊपर ले जाओ, फिर इस कैपिटल A को यहां ऊपर ले जाओ, फिर इस कैपिटल A को ऐसे ऊपर ले जाओ, तो आपके पास स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c की कोई वैल्यू आ रही है क्या? तो आप बोलोगे यस, बिल्कुल आ रही है। क्या आ रही है भाई वैल्यू? जरा ये बताना। एक ऐसे नई चीज पढ़ रहे हैं फॉर नॉलेज। स्मॉल a की वैल्यू आ रही है a cos अल्फा, स्मॉल b की वैल्यू आ रही है a cos बीटा, और स्मॉल c a cos गामा। अब मैं आपको बोलूं यार ये तीनों चीजें आप इस वेक्टर में अप्लाई कर दो, तो a क्या निकल जाएगा? कॉमन। क्या निकल जाएगा? कॉमन। a निकल गया कॉमन, और अंदर क्या बन जाएगा? cos अल्फा i कैप प्लस cos बीटा j कैप प्लस cos गामा k कैप। क्या बन जाएगा भाई? cos अल्फा i कैप, फिर cos बीटा j कैप और फिर cos गामा k कैप, और तीनों में प्लस लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे भी अलग अलग वेक्टर्स फॉर्म हो सकते हैं। ये वेक्टर आपने किसको यूज करके बनाया? डायरेक्शन कोसाइंस, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, और बाहर है कैपिटल A, दैट इज मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अपन ने आज सीखी है। तो पॉज करो और इसको कॉपी करो। अब देखो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्या है क्वेश्चन? A वेक्टर मेक्स π/3 विथ i कैप। i कैप का मतलब होता है x एक्सिस। i कैप इज द यूनिट वेक्टर जो x एक्सिस की तरफ डायरेक्शन बताता है। तो x एक्सिस के साथ जो वेक्टर एंगल बनाता है उसको बोलते हैं अल्फा। ठीक है, तो यहां पे अल्फा जो है वो आपको कितना गिवन है? π/3। आगे पढ़ो। π/4 इज द एंगल विद j कैप, यानी कि डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस।
तो बीटा की वैल्यू गिवन है आपको π/4 एंड थीटा विथ के कैप यानी कि गामा की वैल्यू गिवन है आपको थीटा। अच्छा और क्या गिवन है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है 2 के इक्वल। तब क्वेश्चन में बोला गया है कि एक तो थीटा की वैल्यू निकाल दो और ए वेक्टर फाइंड करो। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला लगाते हैं। ये अपने 3 डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ठीक है। तो अब cos अल्फा यानी कि cos π/3 cos 60 विच इज 1/2, cos बीटा यानी कि cos π/4 विच इज 1/√2, cos गामा यानी कि cos थीटा, ठीक है। ये आपके पास LMN आ गए, ये रिलेशन होता है LMN में, L स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, M स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर और n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर दो तो आपके पास n स्क्वायर की वैल्यू आ गई भाई वैल्यू, ये n स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/4। तो इस हिसाब से मेरा जो n है वो क्या आया, ±1/2, क्योंकि जब आप स्क्वायर हटाओगे तो एक तो रूट लगेगा और प्लस माइनस लगेगा। अब ये जो n है n ये किसके इक्वल है, cos थीटा के, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू ±1/2। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अभी बताया था डायरेक्शन कोसाइंस में कि ये एंगल्स जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव एक्सिस के साथ बनते हैं। किसके साथ बनते हैं, पॉजिटिव एक्सिस के साथ। तो मैं नेगेटिव साइन इग्नोर कर दूंगा, तो मैं यहां लिख दूंगा cos थीटा इज इक्वल्स टू पॉजिटिव हाफ विथ पॉजिटिव जेड एक्सिस। कहां होती है cos की वैल्यू हाफ, कौन से एंगल पे होती है, π/3 60 डिग्री। आ गया मेरा तीसरा एंगल। सो देयरफॉर गामा जो मेरा थर्ड डायरेक्शन एंगल है उसकी वैल्यू आ गई पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ, यानी कि के कैप के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना है, वो है 60 डिग्री। अब क्या करना है आपको, अब आपको ए वेक्टर फाइंड करना है। तो ए वेक्टर कैसे फाइंड करें, ये तो आप एक बार पॉज करके कॉपी करो। अब आते हैं ए वेक्टर पे। ए वेक्टर, एक काम करते हैं, ए वेक्टर को कुछ अज्यूम कर लेते हैं। लेट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू x i कैप y j कैप z k कैप, ठीक है। अब अगर आपको ए वेक्टर फाइंड करना है तो आपको x y z की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। x y z की वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर यहां तक। तो अब आपका जो डायरेक्शन कोसाइंस थे वो थे LMN, जिनका फॉर्मूला था cos अल्फा cos बीटा cos गामा। एक और फॉर्मूला था कॉम्पोनेंट ऑफ आई कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, कॉम्पोनेंट ऑफ जे कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, कॉम्पोनेंट ऑफ के कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो जरा इनको आपस में लिंक करें, अपन इनको लिंक करें, हो सकता है इनसे एक्स वाई जेड निकले। देखो ट्राई करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। cos अल्फा, अल्फा क्या है π/3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड क्या है 2। फिर आया cos बीटा, बीटा क्या है π/4 इज इक्वल्स टू y अपॉन 2। फिर आया cos गामा, गामा क्या निकला π/3 इज इक्वल्स टू z अपॉन 2। तो cos 60 1/2, cos 45 1/√2 और फिर से cos 60 1/2। इन सब की वैल्यूज पुट करें, बढ़ाएं इसको आगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू x/2, 1/√2 इज इक्वल टू y/2, 1/2 इज इक्वल्स टू z अपॉन 2। इससे मेरा x निकलेगा 1, y निकलेगा मेरा √2 और z क्या निकलेगा, z निकलेगा 1। आ गए x y z, इजी है। सो देयरफॉर मैं यहां लिख दूंगा कि भाई मेरा जो ए वेक्टर है वो क्या बनेगा, x की जगह i कैप 1 i कैप, y की जगह √2 j कैप और z की जगह 1 k कैप।
ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा ए वेक्टर बन गया। ठीक है, तो अपन ने एंगल भी निकाला विथ के कैप और अपन ने वेक्टर भी फॉर्म कर लिया। तो इस क्वेश्चन में बहुत ढंग से लॉजिक क्लियर हो गया किसका, डायरेक्शन कोसाइंस का, कि इनका मतलब क्या होता है और इनको यूज कैसे किया जाता है। तो आज के वीडियो को आप फिर से रिवाइज करें, बहुत इजी है वैसे आज का टॉपिक, खुद भी प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ ढंग से, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।